गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के हिंदी विषय में संचय नामक पुस्तक का दूसरा पाठ है सपनों के से दिन, जिसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह। इसमें लेखक ने आत्मकथात्मक शैली में लिखा और ये बताने का प्रयास किया कि शिक्षा के समय में किस तरह की मानसिक अवस्था हुआ करती है बच्चों की। इस कथानक को पढ़ते समय पाठक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो स्वयं अपने बचपन में पहुंच गया हो, और यही लेखक का उद्देश्य है और यही हर रचना का उद्देश्य होता है। एक काव्य शास्त्र में एक प्रक्रिया बताई गई थी जिसे साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण से तात्पर्य है पाठक या श्रोता या दर्शक जब उस रचना से पूरी तरह से जुड़ जाता है और उस रचना के पात्रों में अपने आप को देखने लगता है, उस प्रक्रिया को साधारणीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ लेखक अपने उद्देश्य में सफल रहा। जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, इस कथा को पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे लेखक के इस आत्मकथा के साथ हम अब उसके स्थान पर इससे जुड़े हुए हों और हमारे जीवन के बारे में ही लेखक ने यहाँ पर बताया है। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता, नंगे पांव, फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार-तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है, परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले जाते हैं। बालपन के बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया कि बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उस समय नंगे पैर, फटे वस्त्र पहने हुए बच्चे बिखरे बाल लिए एक स्थान पर इकट्ठे होकर के खेला करते थे। लकड़ियों के ढेर पर चढ़ते और उस पर से जब गिरते तो न जाने कहाँ कहाँ चोटें आती, यहाँ तक कि रक्त भी बहने लगता। जो पहले से ही फटे हुए वस्त्र से वो और ज़्यादा फट जाते। उन रक्त निकलने वाले स्थानों पर रेत जम जाती और ऐसी स्थिति में जब वो बच्चे लौट करके घर आते तो उनके साथ घर वालों की सहानुभूति नहीं होती थी, अपितु उनकी पिटाई हुआ करती थी। उनको जाने के लिए मना किया जाता था, उनको उस स्थान पर खेलने के लिए मना किया जाता था और यहाँ तक कि माँ बहनों के द्वारा उनकी पिटाई होती। और किसी किसी के तो पिता इतने क्रोधी स्वभाव के होते थे, गुस्सैल होते थे कि इस तरह से उस बच्चे को पीटने लगते
कि इस बात का भी ध्यान नहीं रखते थे कि इसके कहाँ चोट आ रही है, इसके रक्त निकल रहा है, इन बातों का भी वो ध्यान नहीं देते थे। लेकिन ये बाल मनोविज्ञान था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगले दिन सब कुछ भूल करके वो बच्चे पुनः खेलने के लिए उन स्थानों पर पहुंच जाया करते थे। ये बाल मनोविज्ञान था जो लेखक की समझ में बाद में आया जब लेखक अपने अध्यापक बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए गया और वहाँ उसने उस बाल मनोविज्ञान को पढ़ा। तब लेखक की समझ में आया कि बच्चे इतना सब कुछ होने के बाद भी खेलने में इतना मन क्यों लगाते हैं, खेलने से अपने आप को दूर क्यों नहीं करते। इतनी पिटाई होने के बाद ही वो निरंतर खेलने के लिए लालायित रहते हैं। ये मनोविज्ञान लेखक की समझ में जब वो बड़ा हो गया तब आया। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थीं। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे। जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। न ही माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा। यहाँ तक कि परचूनिये आड़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से अंडे पढ़वाकर दुकान पर बहियाँ लिखने लगा देंगे। पंडित 6-8 महीने में अंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीव चाबी सीख नहीं पाया। यहाँ लेखक ने बताया कि जो मेरे साथी थे उनमें अधिकांशतः मेरे जैसी ही स्थिति के थे, जो विभिन्न स्थानों से आकर के परिवार वहाँ पर बस गए थे। सारे मोहल्ले में ऐसे ही परिवार थे जो गांवों से आकर के बसे थे। 2-4 परिवार ऐसे थे जो उन उजड़ी हुई गली में रहने वाले थे। इसलिए हम सभी की या जो हमारे अभिभावक थे उनकी आदतें भी लगभग मिलती जुलती थी। हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो स्कूल जाते ही नहीं थे, और यदि उनमें से कुछ स्कूल गए भी तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उसके पीछे विभिन्न कारण रहे। स्कूल गया, बस्ता तालाब में फेंक के वापस आ गया, स्कूल में झगड़ा करके वापस आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि उन बच्चों का भी मन पढ़ाई में नहीं था। ये उस समय का वर्णन किया यहाँ लेखक ने, जब हिंदी और उर्दू 2 माध्यमों से शिक्षा दी जाती थी और लोगों के मन में ये धारणा थी, ये कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम वान निकृष्ट चाकरी भीख निदान। उस समय लोगों की मानसिकता ये थी कि कृषि कार्य को सबसे उत्तम मानते थे। दूसरे की नौकरी करना, दूसरे की चाकरी करना अधम माना जाता था, बहुत निम्न माना जाता था। यहाँ तक कि उससे श्रेष्ठ व्यापार को माना जाता था और उसे बहुत ही निम्न स्थान दिया गया था कि हम किसी की नौकरी करें या किसी के यहाँ इस तरह का कार्य करें, या गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट हो, कैसी भी हो। इसलिए जब उन बच्चों को उनके माता पिता से भी स्कूल भेजने के लिए कहा जाता था तो माता पिता भी यह कह देते थे कि इसे कौन से हमको अधिकारी बनाना है, ऑफिसर बनाना है,
अरे थोड़ा सा पढ़ लिख जाए, हिसाब किताब लिखने की लिपि इसको आ जाए, हिसाब किताब लिखना सीख जाए, खाते बनाना सीख जाए, बस इतना इसके लिए पर्याप्त है। और इस तरह की मानसिकता उस समय माता पिता की भी थी, इसलिए वो बच्चों के प्रति, बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक भी नहीं थे। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। लेखक ने बताया बचपन में जब वो उसका बचपन था तो जो अन्य बच्चे थे उसके साथ खेलने वाले, उसमें अधिकांशतः राजस्थान या हरियाणा से आकर के यहाँ पर बसे हुए थे, चाहे वो दुकानदारी करने आए हों, व्यापार करने आए हों। जब मैं छोटा था तो मैं उनकी भाषा समझ नहीं पाता था, उनकी बोली समझ नहीं पाता था, उनके कुछ शब्दों को सुनकर के तो हंसी आती थी। लेकिन जब हम सभी साथ खेला करते थे तो खेलने में हम एक दूसरे की भाषा को भली भांति समझ लेते थे। एक कहावत कही गई, खग जाने खग ही की भाषा। खग कहते हैं पक्षी, पक्षी की भाषा पक्षी ही समझता है, हम नहीं समझ पाते। उसी तरह से बच्चों की भाषा बच्चे बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। वो भाषा बड़ों की समझ में नहीं आ पाती, क्योंकि वहाँ उनका हृदय, उनकी मानसिकता एक दूसरे से मिली हुई होती है। और जहाँ भावनाएं मिलती हैं वहाँ इस तरह की भाषा की आवश्यकता भी नहीं होती, वहाँ मूक भाषा के द्वारा भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ लिया जाता है। और यही उन बच्चों के साथ होता था। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एह खेणन के दे दिन चार कैसे कब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। एक लोकोक्ति जो लोक में प्रचलित कथन है उसको लोकोक्ति कहते हैं, और वो है कि एक खेलने के दिन चार, मतलब बचपन बहुत कम समय का होता है, उसके बाद जिम्मेदारियां आना आरंभ हो जाती हैं। आप लोग इस समय भी देखते होंगे 2 वर्ष 3 वर्ष तक का बालक, 3 वर्ष या 4 वर्ष तक के बालक को निश्चिंत छोड़ा जाता है या वो अपने खेलने में मस्त रहता है। लेकिन आज के समय में माता पिता ने इतनी अपेक्षाएं लगा रखी हैं अपने संतानों से कि 3 या 4 वर्ष के बालक को ही विद्यालय में भेज दिया जाता है, और उसका वो जो सोने का सा बचपन होता है, सपनों का सा बचपन होता है, वो वहीं पर समाप्त हो जाता है, छूट जाता है, और वो एक शिक्षा के, पढ़ाई के, पुस्तकों के बोझ तले दब जाता है और फिर दबता ही चला जाता है। वही लेखक कहता है कि खेलने के दिन चार कब बीत गए, कैसे बीत गए, पता भी नहीं चला। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को अपनी कैद न मानता हो। स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ना ऐसा लगता था जैसे हमको जेल में कैद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। कुछ साथी, कुछ बच्चे ऐसे थे जो पढ़ाई छोड़ करके अपने माता पिता के साथ उनके कार्य में हाथ बटाने लगे थे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल होगा, परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छाटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडियाँ कहा करते, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आँख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ।
उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थीं कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं रहा कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते। शायद जेब में डाल लेते और माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चल जाया करते। स्मृतियाँ जब हम बड़े हो जाते हैं तो बचपन की बहुत सारी स्मृतियाँ शेष रहती हैं। वो विद्यालय के साथी, विद्यालय के अध्यापक, विद्यालय में किए गए कार्य, ये सभी हमारी स्मृतियों में शेष रह जाते हैं। और यही लेखक ने बताने का प्रयास किया कि बचपन में अधिक हरी और घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। प्रकृति का सानिध्य बचपन में बड़ा अच्छा लगता है। फूलों की सुगंध, घास का हरापन, ये हमारे मन को बड़ा मोहता था। यह शब्द शायद आदि शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे। आदि शती लगभग 50 वर्ष पूर्व मैंने इनको पढ़ा था किसी पुस्तक में, परंतु मुझे आज तक ये याद है। और याद रहने का कारण शायद यही है कि यह वाक्य हमारी बचपन की भावनाओं के अनुकूल रहा। स्कूल के अंदर की जो भौगोलिक स्थिति थी वो मुझे आज तक याद है। किनारे पर अलियार के बड़े ढंग से काटे छांटे गए झाड़ लगे हुए थे, जिन्हें हम डंडियों के नाम से पुकारा करते थे, जिनमें नीम के पत्तों जैसी महक आती थी। वो महक आज तक हमारे मन मस्तिष्क में बसी हुई है। बहुत सारे छोटी छोटी क्यारियों में फूल उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा आदि हुआ करते थे। उनमें मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां हुआ करती थी, जिन्हें हम कभी कभार जो वहाँ पर कर्मचारी था उसकी आंख बचा कर के तोड़ लिया करते थे। और उसकी सुगंध इतनी तीव्र होती थी कि उस सुगंध को मैं आज भी महसूस करता हूँ। क्या करते थे उन फूलों का, उनको तोड़ करके अपने जेब में डाल लिया करते थे, और फिर उसके बाद उनका क्या होता था मुझे नहीं पता। शायद कपड़े धोते समय माँ उनको जेब से निकाल करके फेंक दिया करती होंगी, या फिर हो सकता है कि बकरी के मेमनों की तरह, बकरी के बच्चों की तरह हम ही स्कूल से बाहर निकल करके उन फूलों को चबा लेते हों, खा लेते हों। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियाँ किताबों से जाने कैसी बास आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। ये स्वाभाविक भाव है बच्चों का। जब वो किसी कक्षा को पास करते हैं, किसी कक्षा की पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं, तो अगली कक्षा में पहुंचने का एक उत्साह भी होता है उनके मन में कि अब हम थोड़ा बड़े हो गए। सयानेपन का भाव उनके मन में आ जाता है, अगली कक्षा में पहुंचने का उत्साह जाग जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ एक अनजाना भय भी जन्म लेता है, और वो भय ये होता है कि अब अगली कक्षा में पढ़ाई भी कठिन होगी, और पढ़ाई के साथ साथ अध्यापकों का व्यवहार भी हमारे साथ कठोर होगा। और उस कठोर व्यवहार और पढ़ाई की कठिनता को सोच सोच करके ही उन छात्रों का मन कांप जाता है। और यही
यहाँ पर लेखक ने बताया कि उन नई पुरानी पुस्तकों में न जाने किस तरह की बास प्रतीत होती, उनकी जो सुगंध या दुर्गंध जो भी महसूस होती थी कवि को, वो उनको उसको पाकर के न जाने कैसा सोचता और अगली कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापकों के बारे में सोच करके कांप जाया करता। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। थोड़ा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते। किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। उन्हें ढाढ़स बंधाते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। बच्चों की जो खिलवाड़ होती है बालपन की, उसके बारे में लेखक ने बताया कि चाहे किस तरह की कठिनाइयां हो, खतरे हो, लेकिन बच्चे उनसे अनजान अपने कार्य में लगे रहते हैं, अपने खेल में लगे रहते हैं। उस खेल में उनको खतरा भी हो सकता है, इस बारे में भी वो विचार नहीं करते। लेखक ने बताया कि जब स्कूल में आरंभ में खुलता था 1-1.5 महीने के लिए पढ़ाई होती थी और उसके बाद 1.5-2 महीने की छुट्टियां हो जाती थी। और छुट्टियों के बाद लेखक अपनी माँ के साथ अपनी ननिहाल चला जाता था। स्वाभाविक है, जब छुट्टियां होती हैं तो बच्चे अपने माता पिता के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, चाहे वो दादी बाबा के पास जाने की बात हो या नानी नाना के पास जाने की बात हो या अन्य किसी स्थान पर जाने की बात हो। बच्चों में बाहर जाने का एक उत्साह रहता है। लेखक भी अपनी नानी के यहाँ जाता था और थोड़ा लेखक ने बताया कि वो स्थान जो था वो पिछड़ा हुआ था, तो वहाँ की भाषा और लेखक की उसकी भाषा में अंतर था। जब वो बोलता था तो नानी उसकी बोली को सुनकर के, उसके बोलने के ढंग को सुनकर के बहुत प्रसन्न होते थे और उसके कम भोजन करने पर भी प्रसन्न होते थे और उसको उसका उदाहरण देकर के अपने पोते पोतियों को समझाती थी कि इस तरह का व्यवहार आना चाहिए तुम्हें भी। लेखक के लिए अच्छा ये था कि वहाँ खाने को दूध दही आदि मिलता और जहाँ वो रहता था तालाब भी उतना ही बड़ा वहाँ पर भी था। तो लेखक को जो कार्य करने थे तालाब में नहाने का, खेलने का, वो करने का, उसको वहाँ पर भी पूरा अवसर मिला करता। जब कभी वो अपनी ननिहाल नहीं जा पाता तो उसने कहा कि हम अपने बाहर वाले तालाब पर चले जाते थे और कपड़े उतार करके उसमें नहाते, भागकर रेतीले टीले पर जाते, रेत में लौटते और फिर आकर के उस पानी में
छलांग लगा देते। तो यही प्रक्रिया चलती रहती थी। कितने बार चलती थी, 5 बार, 10 बार, 15 बार, मुझे ठीक से याद नहीं है। कभी कभी ऐसा होता था कि थोड़ा गहराई की तरफ चले जाते थे और डूबने लगते थे। हम में से 1-2 बच्चों को छोड़ करके किसी को तैरना नहीं आता था, लेकिन यह दर्शाने की कोशिश करते थे कि हम भी तैरना जानते हैं। और जब गहरे पानी में जाकर के डूबने की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी तो बाकी के साथी किसी भैंस के सींग या पूंछ पकड़ करके बाहर निकलने की बात, ये बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की स्थितियाँ। जो बच्चे गाय भैंस लेकर के चराने के लिए जाते थे और इस तरह के स्थानों पर नहाते थे, चाहे वो कोई छोटी सी नदी हो, नाला हो, तालाब हो, तो ठीक उसी स्थिति को यहाँ पर अंकित किया है लेखक ने। कभी कभी ऐसा होता था कि उस तालाब का गंदला पानी हमारे मुंह में चला जाता और हम पूरी तरह से खांसने लगते। हमें ऐसा प्रतीत होता था जैसे हमारी सांस रुकने लगी है, परंतु किसी भी तरह बाहर के तालाब के किनारे तक पहुंच जाया करते थे। कितना बड़ा खतरा उठाते थे उस समय बच्चे, लेकिन उस खतरे से पूरी तरह अनजान थे। उन्हें नहीं ज्ञात था कि इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। यदि कहीं कोई दुर्घटना हो जाती तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बड़ा भयानक होता। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में काम करने के लिए दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी ना बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते जो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। देखिए, कहा गया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी सो बहुरी करेगो कब। इस बात को ध्यान में न रखते हुए बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता था, छुट्टियों का काम दिया जाता था, जब छुट्टियों का समापन होने को होता था तब मन में ये चिंता उत्पन्न होती थी कि हमें गृह कार्य भी करना है, होमवर्क भी करना है। एक एक दिन गिनने लगते थे और जैसे जैसे एक एक दिन व्यतीत होता जाता था वैसे वैसे डर बढ़ता चला जाता था, क्योंकि जो कार्य छुट्टियों में देने के लिए कहा गया तो उसका हिसाब लगाने लगते थे। और लेखक ने कहा हमारे जो सवाल के टीचर थे वो कम से कम 200 सवाल दिया करते थे और तब हम हिसाब लगाते थे कि यदि 10 सवाल भी हम रोज करेंगे तो 20 दिन में हम इनको पूरा कर लेंगे। और ऐसा हिसाब तब लगाना आरंभ करते थे जब हमारी छुट्टियों का 1 महीना शेष रह जाता था। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेलकूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता कोमा हुआ करता। लेखक बताता है कि जब 1 महीना शेष रहता था तो हम अपने गृह कार्य का हिसाब लगाने लगते थे कि ये 10 सवाल रोज करेंगे तो 20 दिन में हो जाएंगे। तो अभी 10 दिन हमारे पास खेलने के लिए है। और स्वाभाविक सी बात है, जिस कार्य में हमारा मन लगता है उस कार्य को करते समय हमें समय का बोध नहीं रहता, समय का ज्ञान नहीं रहता और ऐसा लगता है जैसे समय पंख लगा के उड़ रहा हो, बहुत जल्दी व्यतीत हो रहा हो। तो लेखक ने वो 10 दिन भी गुजार लिया। उसके बाद जब उसने काम करने के बारे में सोचा तो उसे लगा कि
10 सवाल तो बहुत कम होते हैं। मैं 15 सवाल भी रोज़ अगर कर लूँगा तो 12-13 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसलिए अभी हमारे पास और समय है खेलने के लिए। लेकिन फिर उसे लगता जैसे दिन पंख लगा के उड़ रहे हैं, सूर्य दोपहर में ही अस्त हो जाता है, दिन बहुत छोटे होने लगे हैं, और यहाँ तक स्थिति आ जाती थी कि अब सवाल करने के लिए समय भी नहीं रहता था। और तब विचार दूसरा उत्पन्न हो जाता था हृदय में। कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो उस गृह कार्य को करने के स्थान पर अध्यापक की मार खाना ज़्यादा पसंद करते थे। उस समय पिटाई या दंड का विधान था। यद्यपि आज वो विधान समाप्त कर दिया गया है, आज वो नहीं है, बच्चों में पिटाई का भय नहीं है। लेकिन उस समय बच्चों में पिटाई का भय रहता था, और वही भय था लेखक को जो उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करता। लेकिन खेलने की चाहत इतनी अधिक होती थी कि वो कार्य से विरत हो जाता, कार्य से अलग हो जाता, और फिर ये उन बच्चों की तरह सोचने लगता जो बच्चे केवल पढ़ाई को ही भार मान करके पिटाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते थे कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापक जी पिटाई कर लेंगे, तो इस कार्य को करने से कहीं अच्छा है कि पिटाई को सहन कर लेना। और इस तरह लेखक ने बताया कि ऐसे हमारे दल का जो नेता था वो ओमा नाम का हमारा साथी था, जो पिटने में पूरी तरह से अपने आप को महारत प्रदान कर चुका था, या पिटाई का जिसे बिल्कुल भी भय नहीं रहा था। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों ने पढ़ा, इसे दोबारा से घर पर पढ़ेंगे, और इससे आगे का अगले दिन हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।